जी फटाफट में अगर आपके पास भी कोई भी सवाल हो तो आप हमें फटाफट अंदाज में पूछ सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से और तेजस शिगरेकर हैं एंजल वन से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड में अच्छी रिकवरी लौटी है। हमने देखा था शुरुआती कारोबार में कमज़ोर नज़र आ रहा था, मुनाफा वसूली थी, कहा यह जा रहा था कि रिस्क प्रीमियम कम हो रहा है, लेकिन हर गिरावट पर यहाँ पे खरीदारी लौट रही है। हमने आपको बताया भी था कि ज्वेलरी डिमांड किस जिस तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि 7-8% की जो गिरावट आई है, करेक्शन हम कह सकते हैं, उसके बाद से ज्वेलरी मार्केट में स्टोर्स पर रौनक लौट आई है। लोग शादियों की खरीदारी अभी से कर रहे हैं। जो शादियां नवंबर दिसंबर में भी होने वाली हैं उसके लिए या तो बुकिंग या अभी से खरीद कर रख ले रहे हैं, क्योंकि सोने में बार बार तेजी लौटती हैं। अब चलिए एक राय ले लेते हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है आपको? गोल्ड में रिकवरी बार बार आ जाती है, गिरावट टिकती नहीं है, क्या लग रहा है अब क्या होगा यहाँ से? नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड फंडामेंटल्स है। यहाँ पे एक करेक्शन का दौर शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बार बार जो खबरें आ रही है उसके चलते निचले स्तरों पर सोने में सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कल जो यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड की खबर आई थी, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में कमजोरी थी। आज यहाँ पे चाइना ने ब्याज दरों में कटौती की, साथ ही यूएस ईरान को डील को लेकर के अभी थोड़ी अनिश्चितता बनती हुई नजर आई है, तो निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट जो है वो देखने को मिले हैं। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में एक दायरा यहाँ पे सोने में बना रह सकता है 3140 डॉलर से 3330 डॉलर का इंटरनेशनल मार्केट में। और भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि एक ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 91,000 से 94,400 ये एक दायरा जो है बना रह सकता है। अगर 94,400 के ऊपर अगर कीमतें निकलेगी तो फिर यहाँ पे जो तेजी है वो एक्सटेंड होती हुई दिखेगी, नहीं तो एक जो दायरा है वो बना रह सकता है। तो कहीं भी अगर गिरावट आती है 93,000 से 92,500 की रेंज में, तो वहां पे एक बार बाय किया जा सकता है 91,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के। लेकिन ऊपर में 94,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल के आसपास लॉन्ग में मुनाफा वसूली करते रहे। आपको रेंज दिख रहा है, अगर उस रेंज के बाहर निकलता है तो फिर बड़ी तेजी की उम्मीद तब करनी चाहिए। आप बताइए तेजस, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर? ओवरऑल देखिए, जिस हिसाब से प्राइजेस ने मोमेंटम की हुई है सिंस ऑन दी फ्राइडे सेशन, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बाइंग की अपेक्षा थी। और जिस हिसाब से प्राइजेस अभी बाउंस बैक कर रहे हैं विद द अगेन न्यूज़ फ्लो फ्रॉम द इंटरनेशनल लेवल, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन भले यहाँ पे कूल डाउन होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसका हिसाब से प्राइजेस में अच्छी खासी बाउंस बैक भी दिख रही है। लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से ये 1 लाख अमाउंट वाला जो एक ट्रेडमार्क बन चुका है, वो इजीली इतना सस्टेन होते हुए नहीं दिख रहा है। कंपैरिजन टू दी स्पेशियस मेटल, हम लोग देख सके कि बेस मेटल में अच्छी सी एक बाउंस बैक दिख रहा है, तो उसका एक सपोर्टिव रोल जो है वो सिल्वर में ज़रूर दिख रहा है। उसके साथ में गोल्ड जो है इम्पैक्टिव होते होते हुए दिखा है। ऊपरी लेवल पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख सकता है। तो ओवरऑल 94,000 जो एक मार्क है वो एक आज के दिन में की लेवल रह सकता है, जहाँ से हम लोग को एक रिवर्सल वापस एक बार के लिए दिख सकेगा। तो 94,000 के यहाँ पे आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। 94,320 का स्टॉप लॉस देते हुए एक 93,000 के आसपास के लेवल्स आपको टारगेटेड हो सकते हैं। चांदी बताइए मनोज जी, चांदी पर क्या राय बन रही है? चांदी भी अभी तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी? क्या 96,000 के आसपास है? चांदी में यहाँ पे बेस मेटल्स का एक सपोर्ट जो है वो बना हुआ है विश्वमोहन जी। और दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आज जो है चाइना की तरफ से ब्याज दरों में थोड़ी कटौती हुई है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए थोड़ा सपोर्टिव है। चाइना की तरफ से लगातार स्टिमुलस जो है वो दिए जा रहे हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो उस लिहाज से चांदी जो है सोने के मुकाबले बेहतर लगती है। अभी एक हमने अच्छा रनअप यहाँ पे आते हुए देखा है। अगर थोड़े डिप्स आते हैं 95,500 के अराउंड, तो फिर एक बार यहाँ पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस एक 94,800 के नीचे रखना चाहिए और लक्ष्य यहाँ पे 96,600 के रहेंगे। 96,650 एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है क्लोजिंग बेसिस पर। कीमत अगर ये लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो फिर यहाँ पे हम रैली को और थोड़ा एक्सटेंड होते हुए देखेंगे और वो कंडीशन में हम 99,000 तक भी कीमतों को एक बार देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 96,600 का लक्ष्य रखिए
और डिप्स में बाय की जो है रणनीति बना के चलिए। ओके, चलिए अब कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल हैं। पहले दर्शक है शेख खाजा हैं हैदराबाद से। इस हफ्ते सोना क्या 91,000 रुपए तक आने की उम्मीद है क्या? आपको लग रहा है क्या तेजस जी 91,000 तक आने की संभावना है क्या गोल्ड में? ऑब्वियसली एक फ्राइडे सेशन एज वेल एज एक कल का सेशन भी था जहां पे प्राइजेस ने एक सेलिंग प्रेशर देखा हुआ था। प्राइजेस अगेन ये लेवल्स को रीटेस्टिंग जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा एक मोमेंटम है जो डॉलर टर्म में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3240 जो है अच्छा सा एक सपोर्ट लेवल ब्रेक कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग उसको ब्रेक होते हुए देख सकते हैं। तो प्राइजेस और भी इसमें लोअर लेवल पे सस्टेन होगी। तो इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ में हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में क्या प्राइजेस आ सकती है, तो एक लो लेवल पे हम लोग को बेस बनते हुए दिखा हुआ है 90,000 के आसपास का। वो शायद से यहाँ पे ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। चलिए, तो ये राय है आपकी तरफ से। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर और जिंक के लिए स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। मनोज जी, कॉपर और जिंक दोनों पर क्या राय देंगे? कॉपर काफी रेंज बाउंड है यहाँ पे विश्वमोहन जी। 845 से 865 की रेंज बनी हुई है। अभी हम कहें तो मिड ऑफ द रेंज ये ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ा डाउन साइड मिलता है 850 के आसपास तो वहां बाय कर सकते हैं। ऊपर में 860 से 65 की रेंज में मुनाफा वसूली कर लें। और अगर शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बनानी है तो 862 के आसपास बनानी चाहिए, 868 के स्टॉप लॉस से। जिंक यहाँ पे कंपेरेटिवली बेहतर लगता है कॉपर के मुकाबले, तो जिंक में अगर 256 257 के आसपास के स्तर मिले तो वहां बाय कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस एक 255 के नीचे का रखिए और लक्ष्य यहाँ पे 262 तक के रखे जा सकते हैं। वो बेस मेटल्स पर ये राय है। चलिए, अब एक अहम खबर है जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज अरोड़ा जी हैं। प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला है। सर, खबर ये है कि आपने हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आपने कई बार आपके एसोसिएशन ने ये सवाल उठाया भी है कि प्लैटिनम के नाम पर सोने का इंपोर्ट हो जा रहा था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कई बार इस तरह की बातें आई, लेकिन अब सरकार ने नई एचएस कोड की व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे अब यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में जो एक फेयर प्ले होना चाहिए था वो नहीं हो पाता था और छोटे ज्वेलर्स को इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा होता था। सर, क्या इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? सरकार की जो ये नया जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने नई एचएस कोड की व्यवस्था लागू कर दी है। दुश्मन जी, पहले तो नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। ये मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि हमने पत्र के माध्यम से भारत सरकार से लगातार साल 1.5 साल कनेक्ट किया और आपने हमारी बात को उठाया और उसका परिणाम है देश में मिला। देश के छोटे ज्वेलर्स जिनको लगातार 2 तरीके का भाव का डिफरेंस देखना पड़ता था, कुछ लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज का गलत फायदा उठा के लूप होल में अलग अलग ड्यूटीज में सोना मंगा रहे थे, कोई प्लेटिनम में, अलग अलग शिकायतें हम लोगों के पास बहुत आती थी। कोई भी एसोसिएशन मुखर होकर बात कहना नहीं चाहता था, पर हमने बुराई लेते हुए ओपनली आपके माध्यम से अपनी बात को कहा। पिछले 2 महीने पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था और कल जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें सरकार ने पूरी तरीके से रास्ते बंद कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई आगे नया कुछ करेगा फिर हम आवाज उठाएंगे। हम भारत सरकार के बहुत धन्यवाद आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और देश के लाखों ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोगों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करके उनका भले की बात की। एक और सवाल है, 180 टन गोल्ड इंपोर्ट का कोटा मंजूर सरकार की तरफ से किया गया है, जो यूएई से सस्ती इंपोर्ट ड्यूटी, जो 1% कम ड्यूटी पर के जरिए जो इंपोर्ट होगा उसके लिए। इसके लिए जो आवेदन मिले थे 2960 आवेदन मिले थे और 1400 आवेदनों को मंजूरी नहीं मिली है। इतना ज्यादा रिजेक्शन आया है कि ऐसा क्या हो रहा है सर? इस पर आपका रिएक्शन क्या है सर? जो डीजीएफटी की कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो 25 करोड़ रुपए टर्नओवर जिनका है लास्ट 3 सालों का, अगर 75 करोड़ रुपए टर्नओवर नहीं है तो उनको रिजेक्ट किया गया है। यानी जिन ज्वेलर्स का टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर आ रहा है उनको कोटे में शामिल किया गया है। और सर, और चांदी को लेकर भी क्या इसी तरह की सख्ती की गई है? नहीं, चांदी को लेकर कोटा नहीं है, कोटा जो केवल है गोल्ड में आ रहा है। ओके, चलिए सर, अब एक बातचीत कर लेते हैं हाजिर डिमांड को लेकर। कहा जा रहा है कि गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ी है, क्योंकि 7-8% रिकॉर्ड से भाव नीचे आए हैं। इससे यहाँ पर फिर से स्टोर्स पे रौनक लौटी है। क्या
मैं सही हूं क्या? क्या लोग खरीदारी शुरू कर दिए हैं? और जून जुलाई में काफी ज्यादा शादियां हैं, क्या उस शादियों की डिमांड अभी से दिखनी शुरू हो चुकी है? ये सच है कि अगर 1 लाख रुपए गोल्ड अगर 96-95 आया है तो जिनके घर में शादी ब्याह है वो अपना गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि लगभग इस भाव को सस्टेन होकर 1 महीने के आसपास हो गया है। गोल्ड लगभग 15-20 दिन इन्हीं भाव पे चल रहा है, तो जिनके यहाँ नॉर्मल रेंज है वो व्यापार अपना अपना परचेजिंग कर रहे हैं। बट अगर हम ज्वेलर्स की बात करें तो व्यापारी अभी भी कम से कम 5,000 की गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, यानी $3,080 और $3,000 के इंतजार में वहां पे बम्पर बाइंग ज्वेलर्स की तरफ से और कस्टमर की तरफ से दिखेगी पूरे इंडिया में। 5,000 रुपए की अगर और गिरावट क्या आप इंतजार कर रहे हैं? आप मार्केट को भी रीड करते हैं, आप क्या सेंस कर रहे हैं इस मार्केट में? क्या उतनी गिरावट आएगी? अगर आएगी तो कब तक? अभी तो देखिए हम लोग $3,080 का इंतजार कर रहे हैं और $3,080 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 3,000 तक का हम लोग का टारगेट है कि वहां तक मार्केट को आना चाहिए। घरेलू बाजार में सर अगर बता दे तो और ज्यादा आसानी होगी। क्या कह रहे हैं विश्वनाथ जी? सर घरेलू बाजार में अगर उस भाव को कन्वर्ट कर दे, रुपए को सेम लेवल पे रखकर, घरेलू बाजार में अभी $3238 गोल्ड आ रहा है। अगर $238 की बात करें तो 6-7 हजार रुपए की गिरावट आ सकती है। फिर हम इसको 5,000 मान के चलते हैं कि $3,050 और $3,000 के आसपास भी अगर आएगा तो मार्केट में बहुत अच्छा काम निकलने की पूरी उम्मीद है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला तमाम मुद्दों पे। सरकार ने जो 180 टन गोल्ड इंपोर्ट का कोटा मंजूर किया है और साथ ही प्लैटिनम के नाम पे साथ में मिक्सिंग करके गोल्ड का भी जो इंपोर्ट गलत तरीके से हो रहा था उस पर भी सरकार की सख्ती बढ़ी है। तमाम खबरों पे और स्टोर्स का क्या हालचाल है, भाव किस तरह से आगे रहेंगे, तमाम मुद्दों पे आपने अपनी राय दी, हमारे दर्शकों को गाइड किया। शुक्रिया पंकज जी आपका। चलिए आगे लौटते हैं और अपने अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं जो लगातार हमें अपने सवाल भेजे जा रहे हैं। अल्पेश सोनी हैं, गोल्ड मिनी में 2 महीने के लिए बिकवाली कर सकते हैं क्या? इनका नजरिया 2 महीने का है। तेजस जी क्या सलाह देंगे इनको, अल्पेश जी को? गोल्ड मिनी में इनको सेल करना है, 2 महीने में क्या बड़ी गिरावट कुछ दिख रही है आपको? यस डेफिनेटली, यहाँ पे प्राइजेस जो बाउंस बैक कर रही है, ये फ्राइडे सेशन से ही यहाँ पे मोमेंटम अच्छी खासी पकड़ी हुई थी। ऑन द टेक्निकल बेसिस पे जब भी हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट और टेक्निकल टूल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक जो सस्टेन रैली जो दिख रही है, जो अपवर्ड मोमेंटम करके लेके आ रही है, वो 94,200 से 94,600 की है। वहां तक प्राइजेस सस्टेन होती है तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी सेलिंग सेलर्स के लिए, एक ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी ये डेवलप करके आएगी। और उसके साथ में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 95,600 का। तो करीबन 1,000 पॉइंट का ये ऐसा रहेगा, लेकिन सामने जो प्राइजेस डिक्लाइन लेवल पे जाती हुई दिखेगी वो 90,000 को ब्रेक करती हुई दिखेगी। दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। गोल्ड पे काफी ज्यादा सवाल आ रहा है, हर सवाल को लेना मुश्किल है। जय हैं गुजरात से, इनका सवाल है कि सोने के भाव को लेकर क्या आउटलुक है। और महावीर हैं बंगलुरु से, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या $3,400 के ऊपर फिर से सोना जा सकता है क्या? क्या लग रहा है मनोज जी, आप बताएं। सोने के भाव को लेकर इनको आउटलुक दे जय को, और महावीर जी को बताएं क्या कॉमेक्स पर सोना फिर से $3,400 के पार निकल सकता है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि कंसोलिडेशन कीमतों में देखने को मिलेगा और वो रेंज रहेगी 3,000 से $3,400 की। जहां तक $3,400 के ऊपर जाने का सवाल है तो बिल्कुल यहाँ पे वर्ष के आखिर तक हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार जो है रिबाउंड करती हुई दिखेगी और आखिरी का जो क्वार्टर रहेगा 2025 का, वहां फिर हम एक बार कीमतों को $3,400 के ऊपर जो है जाते हुए देखेंगे, क्योंकि जो लंबी अवधि के जो फंडामेंटल्स है वहां कोई बड़ा बदलाव है नहीं। यूएस डेट को लेकर के अभी भी कंसर्न है, उसी के चलते हम यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो आगे यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में और भी जो है गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले समय में, तो वो कहीं ना कहीं सोने की कीमतों को सपोर्ट करेगी। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन और डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा, तो एक बार कीमतें $3,000 तक आ सकती है, लेकिन वहां से फिर एक अच्छी जो है रिबाउंड कीमतों में देखने को मिलेगी, जो वर्ष के आखिर तक कीमतों को फिर एक बार 3,400 के पार जो है ले जाती हुई नजर आएगी। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ रुपेश हैं। कच्चे तेल में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? तेजस जी बताइए, क्रूड में क्या स्ट्रेटजी है आपकी? क्रूड ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम करते हुए आया हुआ है। ये करीबन 5,100 से हम लोग बताते आए हैं कि यहाँ पे एक अच्छी से एक मोमेंटम है। इवन विद लास्ट शो विद यू, यहाँ पे भी एक मेंशन मोमेंटम हुई थी, वो करीबन 3,400 के लिए थी। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉलर टर्म में यहाँ पे एक 62 का अच्छा सा एक सपोर्ट है, जहाँ से प्राइसेस कंटिन्यू बेसिस के ऊपर बाउंस बैक कर रही है।
यहाँ पे 5350 के यहाँ पे आप बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं। 5440 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 5170 के टारगेट बनते हैं। कुंवर जी हैं एल्यूमिनियम पे स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। मनोज जी, कॉपर और जिंक पे आपने राय रखी थी अपनी, एल्यूमिनियम पे आपकी राय क्या है सर? एक दायरे में बना रह सकता है विश्व मोहन जी, कोई बड़ी अभी यहाँ पे तेजी दिख नहीं रही है एल्यूमिनियम में। एक जो रेंज है 235 से 241, ये रेंज में जो है शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, निखिल राज हैं। सोने में आगे तेजी आने की उम्मीद है क्या? तेजस एक बार फिर से बता दीजिए, गोल्ड पे काफी सवाल आ रहे हैं। निखिल जी को क्या सलाह देंगे? क्या आपको लग रहा है आगे कोई तेजी? देखिए, प्राइजेस जिस हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि प्राइजेस हमेशा एक सटीक दायरे में रही है और यहाँ पे जो 1 लाख मार्क जो है वो इजीली सस्टेन होते हुए नहीं दिख रहा है आने वाले सेशंस में भी। यहाँ पे प्राइजेस वाइज एक सस्टेन एक बाउंस बैक हमेशा मिलते रहेगा, जिसका अपॉर्चुनिटी जो है एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को लेने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है ऊपरी लेवल पे, और निचली लेवल पे हम लोग 91,000 और 90,000 को ब्रेक करते हुए फ्यूचर में देख सकते हैं। अगले दर्शक है अनिरुद्ध अग्रवाल हैं। 4,810 रुपए के भाव पर कच्चे तेल में इन्होंने बिकवाली की है। मनोज जी, क्या करना चाहिए इनको? बहुत निचले स्तरों की इनकी सेलिंग है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे 5,450 जो है शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस रहेगा कच्चे तेल के लिए। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की संभावनाएं अभी दिख नहीं रही है। नीचे में कहीं भी 5,150 के आसपास कीमतें आए तो वहां पे शॉर्ट से एग्जिट ले सकते हैं। ओके। सतपाल हैं हरियाणा से और हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस में ट्रेड के लिए स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। एनजी पर आपकी राय क्या है तेजस? एनजी में एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है इवनिंग सेशन में भी। तो ये एक सस्टेन्ड रैली रहेगी जिसका आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। प्राइजेस जो है 274 के यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 262 से लेके 260 के लेवल देखने के लिए मिल सकेंगे। अगले दर्शक है अरविंद जैन हैं। 31 मई तक चांदी में तेजी आने की उम्मीद है क्या? तेजस, आप क्या राय देंगे? क्या 31 मई तक कोई तेजी लग रही है चांदी में? हालांकि आज भी अच्छी तेजी है, आगे क्या लग रहा है आपको? यस, डेफिनेटली। जिस हिसाब से चाइना के पास से डेटा आ चुके हैं और इसका जो रिलीज देख रहे हैं हम लोग, प्राइस हमेशा मोमेंटम लेती हुई दिख रही है। वो बेस मेटल में भी दिख रहा है, तो इम्पैक्टिव रोल प्ले करता है जब भी इंडस्ट्री की बात की जाती है। तो सिल्वर में एक बाउंस बैक मिल सकता है, लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी जो है हमेशा ओपन रहेगा कि एक सेलिंग पे आप सेलिंग के लिए करने के लिए देख सकते हैं बाउंस बैक पे। तो 96,700 96,730 तक लेवल मिलते हैं तो बेच सकते हैं। 97,800 के आसपास के इसमें स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने रहेंगे। टारगेटेड रहेंगे 95,000 के नीचे के लेवल्स। ओके। अगले दर्शक है शेख खाजा जी का एक सवाल ये भी रह गया था कि उन्होंने 91,000 के गोल्ड का पी लिया है। 900 रुपए में लिया था, प्रीमियम उस समय 900 के आसपास था इनके खरीद भाव को, लेकिन अब वो घटकर 300 के नीचे आ चुका है। तेजस, क्या सलाह देंगे इनको? प्राइजेस ऑप्शन वाइज आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक मोमेंटम है। आप एक्सचेंज वाइज भी देखेंगे तो ट्रेड काफी अच्छे गिर रहे हैं बड़े वाले मेगा गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन की चेन को देखते हैं तो यहाँ पे एक लोअर लेवल पे हमेशा एक सपोर्टिव रोल मिल रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस आपको बाउंस बैक करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो अभी 1000 पॉइंट का एक रेंज दिख रहा है जिसके ऊपर प्राइजेस और सस्टेन होती है, तो एक अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। तो पी जो है वो वर्किंग जरूर होगा, लेकिन अभी जो एक्सपायरी सेशन इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है वो थोड़ा एक चिंताजनक लग रहा है कि वहाँ पे प्राइजेस रीच आउट होंगे या नहीं। तो थोड़ा लंबे समय के होराइजन से देखते हैं। तो अगले सप्ताह के जो ऑप्शन चेन रहेगी अगले महीने की, वहाँ पे एक वर्किंग हो सकता है पुट का लेवल्स। ओके, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ सुंदर जैन हैं अहमदाबाद से। जानना चाह रहे हैं कि चांदी में कब तक बने रह सकते हैं। इनकी हालांकि बाइंग साइड होगी तभी ये बने रहना चाह रहे हैं। आप बताइए चांदी को लेकर मनोज जी, इनको बने रहना चाहिए क्या? चांदी में विश्व मोहन जी लंबी अवधि का जो नजरिया है वो पॉजिटिव है। एक हर्डल यहाँ पे 96,650 जो है वो एक रिजेक्शन हम कह सकते हैं कि बार बार देखने को मिल रहा है। 96,650 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर यहाँ पे और स्ट्रांगली जो है होल्ड कर सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड भी लिमिटेड है। 93,000 के ऊपर जब तक कीमतें हैं बने रहे, इवन 93,000 को एक स्टॉप लॉस मान के चलें। वहीं अगर 96,650 क्रॉस होता है तो फिर हम शायद यहाँ पे कीमतों को 1 लाख के भी पार जाते हुए देखेंगे। लंबी अवधि का नजरिया चांदी में पॉजिटिव है। हमारा मानना है कि साल के आखिर तक चांदी
1,10,000 के भी स्तर को पार कर सकती है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो भी बने रह सकते हैं। ओके, राकेश हैं, कच्चे तेल में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। मनोज जी, ऑप्शंस में कोई कॉल है क्या क्रूड में आज? कच्चे तेल में बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो बेहतर होगा कि यहाँ पे आज कोई रणनीति बनाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यूएस ईरान की जो बातचीत है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। कल यूएस की इन्वेंट्री का डेटा भी है, तो बेहतर होगा कि आज यहाँ पे एक बार अवॉइड करें। ओके, आपके पास ऑप्शंस की क्या स्ट्रेटजी है तेजस क्रूड में? ऑप्शन में जिस हिसाब से प्राइसेस अभी रीच आउट होती है हायर लेवल के लिए करीबन 5350 के आसपास, तो एक सेलिंग नजरिया यहाँ पे बन सकता है इन अ फ्यूचर मार्केट। बट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 5300 का पुट ले सकते हैं 190 के करीबन, 190 180 के आसपास, 135 का स्टॉप लॉस रहेगा, 250 से 280 के टारगेट बनेंगे। तो क्रूड को लेकर ये कॉल है, ऑप्शंस में भी आपकी कॉल है, पुट खरीदने की सलाह आपने दी है, वो कॉल भी एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। 5300 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह इन्होंने दी है, 190 के भाव पर, टारगेट 280 का है प्रीमियम का, और एसएल उस कॉल के लिए लगाना है, उस प्रीमियम के लिए लगाना है 135 का। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। तेजस, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स पे? आपकी राय बेस मेटल्स पे नहीं ले पाया था। बेस मेटल में डेफिनेटली देखेंगे प्राइजेस जो है बाउंस बैक कर रहे हैं, जैसे सर ने भी कहा कि जिंक में अच्छी खासी एक तेजी दिख रही है। जिंक ऑब्वियसली सस्टेन कर रहा है ऑन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, जो प्राइस बाउंस बैक कर रही है उसको हम लोग देख सकते हैं कि एक साइडवेज चॉपीनेस मूवमेंट में जा रहा है प्राइजेस। अगेन यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। ऑन इंट्राडे बेसिस के ऊपर हम लोग कॉपर देख सकते हैं 858 के यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं, 861 का स्टॉप लॉस रहेगा, 850 टू 850 के टारगेट बनेंगे। चलिए, नॉन एग्री की काफी बातचीत हुई है, एग्री की भी बात कर लेते हैं। एग्री में सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। हल्दी हालांकि दिन भर कमजोर नजर आ रहा था, आखिरी मिनटों में अच्छी रिकवरी आई और 14,650 के ऊपर बंद हुआ है। मनोज जी, हल्दी पे राय? हल्दी विश्वमोहन जी यहाँ पे 14,000 से 14,400 की जो सपोर्ट रेंज है उसको होल्ड कर रहा है, और निचले स्तरों से फिर एक बार यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। तो हमारा मानना है कल के सत्र में बढ़त कंटिन्यू हो सकती है, और जो जून का वायदा है वो एक बार 15,000 15,200 के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन बनाई है तो बने रहें, और ऊपर में 15,200 के आसपास यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश अगर पोजीशन बनानी है तो 14,400 के आसपास बनाना चाहिए। जीरा में सर 21,200 के करीब बंद हुआ है, दायरे में है, क्या करें? जीरे में भी कल जो एक सपोर्ट था 20,900 का, वहीं से हमने थोड़ा रिवर्सल आते हुए देखा है। मेरा मानना है कि जब तक 20,900 के ऊपर जीरा है तो यहाँ पे गिरावट जो है वो थमती हुई नजर आएगी, और कीमतें एक बार 21,700 के अपने रेजिस्टेंस को फिर टेस्ट कर सकती है। तो निचले स्तरों पर बिकवाली से बचे, और अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो 20,900 के नीचे के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 21,700 के स्तर वापस देखने मिल सकते हैं। धनिया सर, धनिया कैसा दिख रहा है? धनिया हल्की नरमी के साथ एक पोजिशनली धनिया बेहतर लगता है। ओवरऑल मसाला पैक में हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़त आती हुई नजर आ रही है। तो धनिया में बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है 7,100 के आसपास, 6,940 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 7,400 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, ग्वारसी ग्वारगम आज आधे आधे % तेजी के साथ दोनों बंद हुए हैं। 9,885 पे ग्वारगम, 5,215 पे ग्वारसीड। मनोज जी क्या करें? स्लो एंड स्टडी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है अपवर्ड मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है ग्वारसीड और ग्वारगम में। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन जो निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है तो थोड़ी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। ग्वारसीड में 5,350 और ग्वारगम में 10,100, ये जून का वायदा फिर से एक बार टेस्ट कर सकता है। तो लॉन्ग की पोजीशन में बने रहें। ग्वारसीड में 5,350 और ग्वारगम में 10,100, ये लेवल पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। वहीं अगर वर्तमान लेवल से ग्वारसीड में 50 रुपए और ग्वारगम में लगभग 100 रुपए का डीप आता है तो वहां पे बाय भी कर सकते हैं। चलिए, अब एक और खबर है गेहूं को लेकर। गेहूं को लेकर खबर यह है कि गेहूं की सरकारी खरीद जो सरकार ने अपने टारगेट लक्ष्य तय कर रखे थे उससे कम हो सकती है। रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 में सरकारी गेहूं खरीद लक्ष्य से कम रहने की संभावना है।
15 मई तक खरीद के जो नंबर है एफसीआई के मुताबिक, उसमें करीब 295 लाख टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है, जबकि सरकार का लक्ष्य है 332 लाख टन का। क्योंकि हम सीजन के आखिरी दौर में हैं, इसलिए अब लग रहा है, हालांकि जून तक कुछ खरीदारी और होगी, लेकिन उसके बाद भी लक्ष्य से कम रहने की संभावना है या लक्ष्य के आसपास ही रह सकती है। पंजाब में सबसे ज्यादा करीब 120 लाख टन की खरीद हुई है, लेकिन सरकार का लक्ष्य था 124 लाख टन का पंजाब से। एमपी में करीब 78 लाख टन की खरीद का लक्ष्य था, अब तक खरीद हुआ है 80 लाख टन, यानी एमपी में हम आगे हैं लक्ष्य से। हरियाणा में करीब 71 लाख टन की खरीद पूरी हो चुकी है और 75 लाख टन का लक्ष्य है, यानी हरियाणा में भी लक्ष्य से कम। यूपी में अब तक सिर्फ 10 लाख टन की खरीद हुई है और यहाँ पर जो टारगेट है वो 30 से 60 लाख टन के आसपास है, यहाँ पर हम काफ़ी पीछे हैं। और राजस्थान में करीब 16.5 लाख टन की खरीद हुई है और 20 लाख टन का लक्ष्य है। तो सिर्फ एक एमपी ही है जहाँ पर लक्ष्य से ज़्यादा खरीदारी हुई है। इस बार हालांकि उत्पादन को लेकर स्थिति काफ़ी अच्छी है, बम्पर उत्पादन की उम्मीद है। और बाजार में गेहूँ की कीमतें अगर बात करें तो एमएसपी जो सरकार ने तय कर रखा है 2425 रुपए प्रति क्विंटल का, उससे ऊपर भाव है। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में बोनस भी दिए जा रहे हैं, उससे भी इस बार खरीदारी अच्छी ठीक ठाक हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगर लक्ष्य के आसपास तो जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यूपी में हो सकता है कि जून तक भी खरीदारी चलती रहे। शुक्रिया मनोज जी, तेजस जी, आप दोनों का। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया अपनी रिसर्च के जरिए कि उन्हें क्या करना है कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।